तो आप देखें, अब ये ब्लैक लाइन को देखिएगा, इसकी जो राइट साइड पर है, ये कहां आ गई, बीच में आ गई, बिल्कुल इसके शिफ्ट होकर कहां आ गई, बीच में। ये कितनी विड्थ का बन गया डिवीजन, 50% विड्थ का। अच्छा, अगर अब मुझे इसको मार्जिन देनी है, इस पेरेंट डिवीजन को मैं मार्जिन देता हूं, तो मार्जिन किसके अराउंड होती है, इस डिवीजन के अराउंड। तो देखिए मार्जिन का क्या इफेक्ट होगा, मार्जिन मैंने दे दी इसको 30 पिक्सल, मैंने इसको मार्जिन दे दी 30 पिक्सल। तो देखिए टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से तो खैर नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसको हाइट मिली हुई है, वो आपको नोटिस नहीं हो रही होगी, लेकिन बॉटम से भी मिलती है, ठीक है। और राइट से भी इसको कितनी मार्जिन है, क्योंकि राइट से तो ये ऑलरेडी 50% पर है, इसलिए राइट से भी आपको नहीं दिखाई दे रही। तो ये आपका क्या ले चुका है, टॉप से और लेफ्ट से जितनी हमने इसको मार्जिन दी, दैट इज 30 पिक्सल, वो ले चुका है। अगर हम ऐसे मार्जिन लिखेंगे तो ये चारों साइड से लेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सबसे 30 पिक्सल मार्जिन। लेकिन हम इसको पर्टिकुलरली भी दे सकते हैं, जैसे मार्जिन की जगह अगर मैं मार्जिन लेफ्ट कर दूं, खाली इसको खाली लेफ्ट मार्जिन दूं, तो देखें ऊपर से मार्जिन नहीं मिली इसको, कहां से मिली, सिर्फ लेफ्ट से। एक्सटर्नल लगानी है, अगर आपको इसी सीएसएस को एक्सटर्नली देना है, मार्जिन मतलब आप किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, हेडिंग के लिए मार्जिन देनी है। तो अभी तो हम ये सीएसएस सेलेक्टर हमने क्या लिया हुआ है, पेरेंट लिया हुआ है, ये डिवीजन के अंदर है। और सही कन्वेंशन यही होता है कि हम जो भी HTML के टाइपोग्राफी एलिमेंट्स भी हैं अगर, या इमेज एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट है, उसको हम किसके अंदर लेकर जाएं, सबसे पहले डिव के अंदर, और डिव को मूव कराएं। फर्दर अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हम हेडिंग पर, ये जो हेडिंग हमने लिखी हुई है, आप ये पूछना चाह रहे हो कि इस हेडिंग पर अगर मार्जिन देनी है, हमें सेंटर में लेकर जाना है इसको, तो किस तरीके से करेंगे। तो वैसे तो देखिए टाइपोग्राफी कंपोनेंट का सेंटर में लेके जाने का तरीका क्या होता है कि टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो। टाइपोग्राफी एक कंपोनेंट होता है टेक्स्ट अलाइन, आप उसको क्या कर सकते हो, उसका अलाइनमेंट ले जाकर सेंटर रख सकते हो, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर आपको मार्जिन से ही करना है इसको, जो कि टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स के लिए एक रिकमेंडेबल प्रॉपर्टी नहीं है कि मार्जिन के थ्रू करो। मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी ज्यादातर किसके लिए यूज की जाती है, डिविजन्स के लिए, यानी स्पेस टैग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए यूज करा जाए वो ज्यादा बेटर है। टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स को अगर लेफ्ट राइट मूव कराना है आपको, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसके लिए, तो ठीक है। जैसे इसको अगर मैं लिख दूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में पहुंच जाएगा बिल्कुल इसके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करिए टाइपोग्राफी कंपोनेंट को सेंटर में पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये पहुंच गया सेंटर में। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो हमने देखा कि मार्जिन हम किस तरीके से दे सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, किसी डिवीजन के अराउंड स्पेसिंग, और पैडिंग डिवीजन के इंटरनल स्पेसिंग। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, सीएसएस के अंदर और जो चीजें हो सकती हैं वो है, सबसे पहला हमको इसमें जो सीखना पड़ेगा वो है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। फ्लेक्स कंटेनर्स क्या होते हैं उनका सीखना आपको आना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। फ्लेक्स होते क्या है, हम अभी देख लेते हैं उसको, कि अगर मैं इसको ही डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं और विड्थ ना दूं, तो देखें ये इसने विड्थ कितनी ले ली है, फुल विड्थ ले ली है। और मैं मार्जिन अभी हटा देता हूं इस पर से, तो देखिए मुझे कोई विड्थ नहीं देनी पड़ी, इसने क्या करा, फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली इस कंटेनर की। फ्लेक्स, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, फ्लेक्स डिस्प्ले करने से क्या करता है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, कि एक तो सबसे पहले ये क्या करता है कि इसके अंदर आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं
जो डिविजन्स है फर्दर इसके अंदर जो आएंगे उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा। कैसे अलाइन कर देगा? हॉरिजॉन्टली। और फिर उससे एक आसानी ये हो जाएगी कि आप इसकी फर्दर कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करके, फ्लेक्स बॉक्स की सीएसएस फर्दर प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो कि उन कंपोनेंट्स को बमुकाबले मार्जिन और पैडिंग से लेकर जाओ, उसको वन बाय मतलब आप पिक्सल के थ्रू लेकर जाओ, आप उनको क्या कर सकते हो पोजीशन अलाइनमेंट के थ्रू कर सकते हो कि सेंटर अलाइन करना है उनको, लेफ्ट अलाइन करना है, स्पेस अराउंड अलाइन करना है उनको, किस तरीके से अलाइन करना है वो तो वो हम देखेंगे। अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये हमने पेरेंट को हमने क्या कर दिया फ्लेक्स डिवीजन बना दिया। अब मैं इसके अंदर से ये हेडिंग टैग हटा देता हूं अभी, और हेडिंग टैग की जगह मैं एक और यहां पर 2 डिवीजन बनाता हूं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 की थोड़ी सी सीएसएस दे देते हैं ताकि ये भी दिख सके हमको विजुअली कि ये हैं किस तरीके के। तो इसको हमने बॉर्डर दे दिया सेम सीएसएस प्रॉपर्टी की यहां पर चाइल्ड 1 को दे दिया हमने, और ऐसे ही हमने चाइल्ड 2 को भी दे दिया। ठीक है, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। और हमने इनको विड्थ दी 30%, इनको भी विड्थ दी 30%। इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं ताकि ये विजुअली हमें यहाँ पर दिख सके और हाइट ना देनी पड़े, या फिर हाइट दे देते हैं इसको, हमें अभी देखना ही है सिर्फ, तो इसको हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल हाइट हमने इसको दे दी, और 200 पिक्सल हाइट हमने इसको दे दी। हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ। देखिए 2 डिविजन्स बन गए, और ये डिवीजन कैसे बने हैं आप खुद देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कैसे बन गए, खुद ही रो फॉर्म में बन गए, रो एक रो के अंदर आ गए। ठीक है, स्ट्रक्चर समझिए, मैं आपको यहां पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं ताकि ये स्ट्रक्चर समझ में आ सके आपको। कंटेनर, जो हमारा कंटेनर था सबसे टॉप पर, उसके अंदर पेरेंट डिव, जो कि हमारा कैसा, ये वाला जो डिव है, जो कि ये ब्लैक वाला डिव है हमारा, ये हमारा पेरेंट डिव हो गया। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको पेरेंट डिव सिलेक्ट होता हुआ। उसके बाद चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2। ठीक है, तो पेरेंट डिव पर लगने वाला ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसने क्या किया, एक तो विड्थ ऑक्यूपाई करी पूरी जो उसका पेरेंट डिव था उसकी, प्लस इसके अंदर आने वाले जो कंपोनेंट्स है उनको कैसे अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब इस फ्लेक्स का डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स लिखकर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं, रो की जगह क्या कर दूं, बाय डिफॉल्ट तो ये रो होता है, कॉलम कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। देखिए नीचे चले गए वो, उसको हमने हाइट दी हुई है इसलिए हाइट से कंफ्यूज मत होइएगा। ये नीचे चले गए हैं, हमें हमें इसको हाइट देनी पड़ेगी क्योंकि हाइट नहीं मिली हुई है, तो इसलिए वो, लेकिन इसका क्या हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन, सॉरी ये इसको मैं बंद कर देता हूं, ये अब देखिए। ठीक है, ये नीचे चले गए, वर्टिकल हो गए फ्लेक्स डायरेक्शन। तो हम फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसको क्यों हम लिख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? ठीक है, तो इसमें एक आसानी होती है, क्या कि हम इसके कंटेंट को, इसके अंदर आने वाले कंटेंट को हम आसानी से अलाइन कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं क्या करूं, सेंटर कर दूं,
तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसका सेंटर, इसका जो भी इसके डिव बॉक्स थे ये कहां आ गए, खुद ही इसके बीच में आ गए, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच से स्टार्टिंग हुई इनकी। इसमें मैं अब जितने भी इस तरीके के जो अगर मैं डिवीजन ऐड करता जाऊंगा, वो खुद ब खुद कैसे आते जाएंगे, सेंट्रलाइज होते चले जाएंगे। अब मैं अभी तो ये तो मैंने 2 कर दिया आपके, तो आपको शायद लग नहीं रहा कि सेंटर में आए हैं। अगर मैं 3 कर दूं खाली, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर से ही आएंगे, देखिए, है ना, सेंटर में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इस जस्टिफाई कंटेंट की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जस्टिफाई कंटेंट के साथ मैं क्या करूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी इनके बीच में, स्पेस अराउंड मैंने कर दिया। तो आप देखिए ये कैसे हो गए, इनके अराउंड थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, इक्वली इक्वली स्पेस अराउंड आ गई इनके। ठीक है, और क्या क्या होता है, स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस आ गई। हालांकि ये अभी आपको इसका इफेक्ट ऐसे नहीं दिखाई देगा। स्पेस अराउंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर थोड़ी सी डिफॉल्ट स्पेस होती है वो लेता है। स्पेस बिटवीन क्या होता है, जितना इक्वली इक्वली इनके बीच में उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, जो आपका पेरेंट डिवीजन है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग इक्वली इनको क्या करता है, स्पेस बिटवीन स्पेस दे देता है बीच में। ठीक है, अगर मैं इन्हीं डिवीजन को क्या करूं, 3 की जगह 2 कर दूं, तब आपको इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि ये देखिए स्पेस बिटवीन कितनी दूरी पर ले गया इसको, और स्पेस अराउंड जो मैंने किया था उससे क्या हुआ था। स्पेस अराउंड एक डिफॉल्ट स्पेस लेकर आ रहा है, स्पेस बिटवीन क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्पेस दे दे रहा है उनको। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेंटर में रहने देते हैं। ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब अगर सपोज दैट कि ये जो हमारा डिवीजन था इसको मैं हाइट दे देता हूं समझने के लिए, आप समझिएगा इस चीज को। मैंने इसको हाइट दे दी 700 पिक्सल, 700 पिक्सल मैंने जो पेरेंट डिव था उसको हाइट दे दी। तो देखिए अरे ये तो उससे भी बाहर चला गया क्या, 100% दे देते हैं चलिए, 100%, ताकि व्यू पोर्ट के अंदर रहे। तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, 100% हो गई कंटेनर टैग की। ठीक है, तो अब इस चीज को समझिए कि ये देखिए ये कहां पर है, ये टॉप पर रह गया अभी। अब मान लीजिए मुझे इसके इसके ही सेंटर में लेकर आना है, इसको मैं वापस से थोड़ा इस साइड में ले आता हूं कि ताकि ये आपको विजुअली दिख सके कि ये सही है या नहीं है। इसको कर देते हैं 550 पिक्सल। जी, ये मैं किस पर लगा रहा हूं, कंटेनर पर लगा रहा हूं ये मैं, पेरेंट हाइट। जी, अब मुझे, हाँ देखिए अब ये दिख रहा है ब्लैक डिवीजन के सेंटर पर लेकर आना है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो हमने कर लिया था, वर्टिकली सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, नहीं अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा। अच्छा हाँ, वर्टिकली अलाइन करने के लिए, हाँ सही बात है, अलाइन आइटम्स हम इसको क्या कर देंगे, सेंटर। वर्टिकली अलाइन करने के लिए हमने इसको करा अलाइन आइटम सेंटर, तो अब ये बिल्कुल बीच में पहुंच गया। देखिए तो अब 2 प्रॉपर्टी से, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लिखने से हमें कोई मार्जिन नहीं देनी पड़ी इसमें, ना कोई पैडिंग देनी पड़ी। हमने सिर्फ क्या लिखा, जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वो बीच में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, इसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब इसका यूज हम कहां करेंगे, जो भी चीजें हम इसके अंदर ग्रिड बनाते जाएंगे अपना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सारी जो हम अलाइनमेंट ज्यादातर करते हैं वो हम इसको ही यूज करके करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को। जी हाँ, ग्रिड से यूज कर सकते हैं। ग्रिड के लिए फिर हमको क्या लेना पड़ेंगे, उसके अंदर कॉलम और रोज, कॉलम और रोज का यूज करना पड़ जाएगा हमें। तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको हम कहते हैं ग्रिड, ग्रिड सिस्टम। या तो वो कंटेंट या फिर आप फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कर सकते हो। तो हम फ्लेक्स बॉक्स अप्रोच लेते हैं, ठीक है। हम फ्लेक्स बॉक्स अप्रोच के थ्रू करेंगे। ग्रिड के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड के अंदर जैसे टेबल में होता है, आप सपोज करो कि ये पूरा व्यू पोर्ट एक क्या है, टेबल है, और उसको हम क्या करेंगे कि ग्रिड के अंदर हम उसके कॉलम्स, कॉलम्स कितने होते हैं, हो सकते हैं, कोई बताएगा कि व्यू पोर्ट के अंदर अगर हम कॉलम्स में डिवाइड करें तो इन जनरल कितने कॉलम्स पे बनता है, 12 कॉलम्स, ठीक है। हमारा जो व्यू पोर्ट है HTML में कन्वेंशन, CSS में या HTML में ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वेंशन में बताया गया है कि कॉलम्स कितने होते हैं हमारे व्यू पोर्ट के, 12 कॉलम्स के अराउंड हम अपने कॉलम्स को डिवाइड करते हैं जब हम ग्रिड सिस्टम पढ़ते हैं। तो हम ग्रिड सिस्टम पर इसलिए अभी नहीं जाते क्योंकि ग्रिड सिस्टम एडवांस कॉन्सेप्ट है और वो बूटस्ट्रैप के थ्रू ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम काम किसके थ्रू करेंगे अभी, फ्लेक्स के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, एक CSS एग्जाम्पल के थ्रू ही हम एक ट्राई करते हैं, एक अपना CV क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, CV पेज क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, है ना। तो CV के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो कंटेनर था हमारा, कंटेनर के अराउंड, ठीक है, कंटेनर हमने बना दिया, लेकिन कंटेनर का बॉर्डर हटा देते हैं अभी क्योंकि अजीब लग रहा है, ठीक है। कंटेनर का हमने बॉर्डर हटा दिया, यहां से हमने हाइट हटा दी इस पर से, और हमने अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हटा दिया और अलाइन आइटम सेंटर भी हटा दिया, ठीक है। हमारे पास कंटेंट इस तरीके का रह गया। पैडिंग लगी हुई है क्या, पैडिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हेडिंग लिखेंगे एक अच्छी सी, क्या कुछ भी हेडिंग, क्या हम हेडिंग लिखते हैं CV के अंदर, नहीं ना, हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, सीधी इमेज लगाते हैं और, हाँ, नहीं, हेडिंग लिखने की जरूरत क्या है, हम सीधे सीधे इसके अंदर कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जो अपना लेफ्ट साइड वाला डिवीजन है उस पर हम क्या लगाते हैं, इमेज लगाते हैं। देखिए मैंने विड्थ, जो मेरा लेफ्ट डिवीजन था उसको विड्थ मैंने 30% रहने दी और दूसरे को 70% कर दी। तो ये देखिए दोनों डिवीजन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब मुझे इमेज लगानी है चाइल्ड 1 के अंदर, ठीक है, इमेज लगानी है। तो इमेज टैग क्या होता है, मैं देख लेता हूं कि क्या कोई, ठीक है, डेमो PNG इमेज है इसमें, नहीं, कोई और इमेज लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। मैंने इसके अंदर एक इमेज ले ली पहले डिवीजन के अंदर। इमेज टैग कैसे होता है, सिंगल लाइन क्लोजिंग टैग होता है इमेज टैग, ठीक है, याद रखिएगा, IMG। और उसमें हमें क्या प्रोवाइड करानी होती है, सोर्स SRC। ये एट्रीब्यूट के अंदर हमारा क्या जाएगा, इमेज का URL, अगर इमेज कहीं किसी वेबसाइट से ले रहे हैं तो URL उसका, अगर हमारे लोकल डायरेक्टरी में ही मौजूद है तो बस उसका पाथ, उस इमेज का पाथ, जो कि मेरे सेम फोल्डर में है तो मैंने बस उसका नाम दे दिया है, ठीक है, विद एक्सटेंशन, ओके। अब एक होता है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग किस लिए यूज होता है, अगर सपोज इमेज रेंडर नहीं हो पा रही तो ऑल्ट टैग का मैसेज शो होगा, दैट इज नो इमेज
ये टैग हमारा कल रह गया था, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इमेज टैग को। ठीक है, हाँ नहीं लोड हो पा रही, आपने कोई यूआरएल सोर्स में दिया, वो इमेज किसी वजह से खराब हो गई, नहीं लोड हो पाई, तो एटलीस्ट ये जो प्लेस होल्डर है ये वहां पर आता रहेगा। ठीक है, वैसे तरीका तो ये होता है कि हम बैकअप में एक प्लेस होल्डर इमेज ऑलरेडी रखते हैं कि जब अगर मान लीजिए सर्वर साइड से आपकी कोई इमेज लोड नहीं होती तो एटलीस्ट यूजर का आइकन दिखाई देता रहे वहां पर, जो कि हमारा लोकल ही रहता है वो। ठीक है, तो ये ऑल्ट टैग फिर भी एज अ प्रिकॉशन रख लिया जाता है। तो आपने ये देखा क्या यहां पर क्या हो गया, इमेज रेंडर हो गई हमारी। ठीक है, अब इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हो सकता है, इसको आप जो साइज और हाइट देना चाहो वो यहां से दे सकते हैं, दैट इज हाइट। इसके हाइट एट्रीब्यूट से आप हाइट दे सकते हैं इसको, और विड्थ भी दे सकते हैं, तो ये इमेज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अभी छोटी हो गई है ये बहुत, तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अ, अभी भी आप कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। अब ठीक है। ठीक है, इसको सेंटर में लाने का क्या तरीका है, मुझे बताएगा कोई। ये चाइल्ड 1 के अंदर मौजूद है, तो सेंटर में कैसे लेकर आए इस इमेज को, क्या हम फ्लैक्स बॉक्स से कर सकते हैं ये काम। डिव के अंदर इन्होंने कहा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मुझे बीच में लाना है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में लाना है डिवीजन के। एक तरीका इन्होंने बताया कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, तो क्या टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी, ट्राई करके देख लेते हैं। चाइल्ड 1 के अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जी ये टेक्स्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टली फिर भी इसको कर देगा। ये इमेज जो है वो टाइपोग्राफी, मतलब टाइपोग्राफी प्रॉपर्टीज पर ये अप्लाई हो जाती है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेकिन हमें वर्टिकली भी तो बीच में लाना था इसको, तो इसके लिए बिल्कुल सही बात, डिस्प्ले देंगे सबसे पहले इसको, चाइल्ड को फ्लेक्स, और इसको वही कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब ये बिल्कुल बीच में आ गई। ठीक है, दूसरे साइड हम क्या लिखना शुरू करेंगे, अपना जो भी हमारी डिटेल्स हैं। ठीक है, अब उन डिटेल्स के लिए मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है कि हम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या जरूरत है मुझे बताने की, कि टैग्स क्या क्या होंगे बेसिकली, मुझे ये बताइए। देखिए सबसे पहली चीज, चाइल्ड 2 के अंदर आप दीजिए थोड़ी सी पैडिंग, क्योंकि बिल्कुल हमें कॉर्नर से शुरुआत नहीं करनी है, तो हम यहां पर देंगे थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग ले लेंगे हम 15 पिक्सल की, ताकि इस डिवीजन के अंदर से स्पेसिंग शुरू हो थोड़ी सी। ठीक है, 15 पिक्सल की हमने पैडिंग ले ली। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, बोल्ड, आपको पहले नेम, ईमेल, फादर नेम, ये सारी चीजें लिखनी है ना इसके अंदर, तो हम किसके थ्रू लिखें इसको, हम्म, हेडिंग के थ्रू लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पैराग्राफ के थ्रू ये काम करना है, तो क्या ये पैराग्राफ से हो सकता है ये काम, सिर्फ पैराग्राफ यूज करना है। जैसे ये पैराग्राफ लिखा मैंने, और इसमें मैंने लिख दिया नेम, स्पेस दे दी, DOB, या ईमेल कह लीजिए, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस,
ये सारी चीजें मैंने फिल आउट कर दी इसके अंदर, ठीक है। वी आर टैग्स दे दिए यहाँ पर, हाइट दी हुई है क्या हमने इसको, ओके। तो अब हमें हाइट हटानी पड़ेगी ताकि हाइट कैसी हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। हाइट हमारी ऑटो एडजस्ट हो जाए। इतनी स्पेसिंग आ रही है इसके बीच में, क्यों आ रही है, पैराग्राफ लाइनिंग की वजह से, ठीक है, पैराग्राफ की वजह से आ रही है। तो हमें पैराग्राफ पर थोड़ा सा ये देना पड़ेगा, अब ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि CSS के थ्रू हमें ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी। पैराग्राफ के अंदर लाइन हाइट आ रही थी थोड़ी सी, वो हमें मैनेज करनी पड़ी। अब ये मैंने लिख दिया सपोज दैट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डिटेल्स फिल आउट करनी है। ये तो हमारा एक साइड पैराग्राफ हो गया। अब इसके अंदर डिटेल फिल करनी है, मैंने डिटेल भी फिल कर दी, ठीक है। कि आप XYZ ABC, ईमेल भी मैंने लिख दिया इसी तरीके से। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी कुछ लिख दिया यहाँ पर, और एड्रेस भी मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये फिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये फिल आउट हो गया। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि क्या ये इसके सामने आया, बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया, वजह क्या है उसकी, बता सकता है मुझे कोई कि इसकी क्या वजह है। पैराग्राफ अलग अलग लिखा है हमने, है ना, पैराग्राफ अलग करके लिखा है हमने। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, हाँ। क्यों आपको ये नहीं लगता कि ये पैराग्राफ जो है ये इसके सामने मैंने लगाया है, वो सामने HTML इसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर देता है। वो उसको क्या कर रहा है, एक अलग पैराग्राफ टैग कंसीडर कर रहा है और उसके सामने लगा देता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक ही पैराग्राफ में लिख दें, एक में लिख सकते हैं एक तरीका, या फिर क्या कर सकते हैं, हम डिवीजन टैग दे सकते हैं इसके अराउंड। वो थोड़ा लंबा प्रॉपर्टी भले ही होगी, लेकिन वो भी एक वैलिड तरीका है। तो हम इसको क्या करें, हम अभी के लिए क्या कर दें, एक पैराग्राफ में कर देते हैं इसको। ये आ गया एक लाइन में, ठीक है। ये तो एक लाइन में हो गया। अब मुझे ये बताइए कि हेडिंग्स को मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूंगा। स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, बोल्ड टैग लगा सकते हैं आप, कल हमने सीखा है ना ये सारी चीजें, इनको यूज में नहीं लाएंगे। अब आप बोल्ड टैग को यहां लगाइए, इन हेडिंग्स के बाद इनको ओपनिंग क्लोजिंग करिए इसकी इंटरनली, पैराग्राफ के अंदर ही मैं यहां पर फर्दर इनको क्या कर रहा हूं,
जहां पर मुझे बोल्ड, जितना पोर्शन मुझे बोल्ड चाहिए मैं उतने पोर्शन को बोल्ड कर दे रहा हूं। हो गया, हो गया मेरा काम। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं अब हम। अभी तो ये तो सिर्फ सेक्शन बना के इमेज लगा दी हमने, डिटेल्स फिल आउट कर दी। और क्या क्या चीजें फिल कर सकते हैं इसके अंदर हम। बिल्कुल, सबसे पहले ये जो बॉर्डर्स हैं इनको हटाते हैं। ठीक है, अब हमारा व्यू थोड़ा क्लियर हो गया, पहले के कंपैरिजन हमारा व्यू क्लियर हो गया। पैडिंग थोड़ी और बढ़ा देते हैं ताकि ये अब बीच में आ जाए, वो अब बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बीच में आ गया, हमारा टेक्स्ट बीच में आ चुका है, ये थोड़ा व्यू हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके अंदर हम फर्दर सेक्शंस बनाते हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, कल जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं को यूज करते हुए चलते हैं। हम एक और चाइल्ड तो हम बना सकते, इसके नीचे एक और पेरेंट टैग, जैसे ये क्या, ये हमारा पेरेंट टैग था। ठीक है, एक और पेरेंट टैग बना सकते हैं नीचे, इसको नाम दे दिए हमने पेरेंट वन। ये हमारा पेरेंट वन है, हमने इसको यहाँ पर CSS को भी पेरेंट वन कर देता हूं मैं। ठीक है, एक और मैं इसी तरीके का डिवीजन ले लेता हूं, उसको नाम दे देते हैं पेरेंट टू। ठीक है, पेरेंट टू डिवीजन मैं यहां पर लगाऊंगा बिल्कुल जब ये पेरेंट वन डिवीजन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हायरार्की ऑब्जर्व करते रहिएगा। जब ये क्लोज हो गया तो यहां पर हमने क्या किया, एक और क्लास ले ली पेरेंट टू, और ये एक बन गया डिवीजन दूसरा पेरेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं अपने पेज में। हम क्या करते जा रहे हैं, सेक्शन बनाते जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन था जहां पर हम क्या कर रहे थे, अपने जो आप कह लो कि एक तरीके से बायोडेटा टाइप जो होता है, कि आपने अपनी इमेज दी वहां पर और हमने इंफॉर्मेशन दी अपनी, नेम, ईमेल, जेंडर वगैरह, ये सारी चीजें हम उसमें फिल आउट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल दिया। अब ये पेरेंट टू है, पेरेंट टू में हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं ना अपनी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। उसके लिए सबसे बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि हम उसको किस फॉर्म में लगाएं, टेबुलर फॉर्मेट में लगाएं, कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको कैसे लगाएं, सबसे ऊपर सबसे हायर एजुकेशन जो हमने अभी अटेन करी है अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी MCA BCA BTech MTech जो भी हमने किया है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो हम यहाँ पर अब देखिए अपना जो हमने टैग सीखा है दैट इज टेबल, हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो टेबल टैग को हम ले आते हैं वापस से अपने टेबल फाइल से। अब टेबल फाइल से तो ये चीज ले आए हम। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो सीरियल नंबर था इसकी जगह पर अब हम यहां लिखेंगे डिग्री या सर्टिफिकेट, और उसके सामने ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, इसको पूरे को हम सेव किया हमने, इसको हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसी टेबल को, और इससे कहाँ ले आते हैं इसको, सॉरी कॉपी तो हमने कर लिया है इसको, हम इसको इसकी CSS दे देते हैं, जो इसकी CSS पहले मौजूद थी, जो कि हमने दी हुई थी टेबल पर, टेबल
हेडर्स पर और टेबल डेटा पर, जो कि हमारा था बॉर्डर। ठीक है, सीरियल नंबर 1 पर जैसे कि हमने सपोज दैट हमने डिग्री करी है MCA, हमने लिख दिया, हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया 2020, सेकंड में हमने लिख दिया BCA, हमने ईयर लिख दिया इसमें 17। फर्दर हमने और बना दिया जो हमें हाई स्कूल की लिखनी है तो हाई स्कूल लिख दिया हमने। खैर इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी टेबल भी यहां पर आ चुकी है। हमारी यहां पर एक टेबल भी बन चुकी है। ठीक है, अब इस टेबल के लिए क्या काम रह गया, बताएं मुझे, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब सेंटर में नहीं है, पैडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वही सारी प्रॉपर्टीज हम यहां पर लगाएंगे इसमें। हम इसको देंगे, जो पेरेंट है उसको हम देंगे पैडिंग, पैडिंग देंगे हम पेरेंट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है तो हम इसको ही पेरेंट को पैडिंग दे देते हैं। पेरेंट 2 को हमने पैडिंग दे दी, तो देखिए आपकी टेबल को थोड़ी सी पैडिंग मिल गई। प्लस इसको भी सेंटर में लेकर आना है तो फ्लेक्स तो ये है ही, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं पेरेंट 2 का, तो ये टेबल भी बीच में पहुंच गई हमारी। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा टेबल डेटा को भी सेंटर में करना है आपको, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए सेपरेट लिखोगे टेबल डेटा, या फिर इनफैक्ट हमें सारी ही फॉन्ट को बीच में ही लाना है ना, तो हम सब पर ही लिख देते हैं ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेबल के सारे ही टेक्स्ट जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, तो हम बीच में ही कर देते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपकी बन गई टेबल। अब इनका थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, हेडिंग्स वगैरह देकर थोड़ा इनको एनहेंस कर लेते हैं ना, थोड़ी हेडिंग हमने सीखी है तो हेडिंग्स लगा लेते हैं इन पर कि कौन सा सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारा जो पहला सेक्शन था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल डिटेल्स, ये सेक्शन हमारा पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है, तो यहां पर एक H3 हेडिंग ले लेते हैं। अगेन इसमें भी वही मसला हुआ है कि आपको H3 की मार्जिन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि H3 पर एक डिफॉल्ट मार्जिन लगी हुई होती है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसके अंदर आने वाला टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन, तो हम उसको उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, यू टैग, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो आप देख रहे हो सारे टैग कहीं ना कहीं यूज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल्स बन गई आपकी। अब एक चीज और कि हमें क्या ये डिवीजन अभी इसको बना रहने दें, अभी रहने देते हैं। ठीक है, हमें सेक्शन देखते रहेंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमें चाहिए थी हेडिंग, तो यही हेडिंग को हम ले जाते हैं इस सेक्शन में और टेबल के ऊपर रख देते हैं ताकि ये हमें दिख जाए। तो अब आप देखिए एक चीज, यहां पर आपने क्या देखा,
फ्लेक्स होने की वजह से, फ्लेक्स होने की वजह से ये क्या हो गया है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं। क्या सॉल्यूशन है इस चीज का, कि मेरी ये हेडिंग ऊपर आ जाए और मैं, जी बिल्कुल, या तो फ्लेक्स डायरेक्शन आप कॉलम कर दीजिए, एक सॉल्यूशन ये है, या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इन दो कंपोनेंट्स के अराउंड एक और डिव बना दीजिए, तो भी वो उसका डायरेक्शन फ्लेक्स नहीं रहेगा, उसका डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो हो जाएगा उसका, और फिर ये फ्लेक्स नहीं रहेगा तो वो खुद कॉलम में अलाइन हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो आप जिससे आप चाहें तो, हम प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट क्या लगा हुआ है इस पर, सेंटर, तो हमें तो ये नहीं चाहिए था, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिव बनाना पड़ेगा टेबल के लिए। ये चीज समझिएगा इसको, एक और डिव टेबल के लिए हमने बनाया, अलग से बनाया उसको, ठीक है। और ये पेरेंट टू पर ये सब चीजें ना लगाकर, ये चीजें जो हमने पेरेंट टू पर लगाई हैं ये यहां ना लगाकर, हमने क्या करा, टेबल डिव नाम दे दिया उसको, और ये सारी चीजें वहां लगा दी हमने। इसमें से हम ये हटा देते हैं, और ये बाकी चीजें यहां से हटा देते हैं, इसमें से कमेंट आउट कर देते हैं इनको, बल्कि हटा ही देते हैं। और ये टेबल डिव क्लास कहाँ जाएगी, हमने क्लास नहीं लगाई हुई है तो ये क्लास हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, कि पेरेंट टू से जो हमने फ्लेक्स लगाया हुआ था वो हटाकर हमने एक सेपरेट डिव बना लिया टेबल के लिए, ये सारा काम हमने उस पर कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ उसका, पहुंच गया जहां पहुंचाना था हमें, ठीक है। कैसे हुआ ये, कोई इस बात पर किसी को कुछ कहना है कि कैसे हो सकता है ये, क्या वजह हुई, पर्सनल डिटेल्स नहीं, इसके मैं हेडिंग चेंज कर देता हूं, सॉरी। ये तो हमारा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ओके ओके। तो ये तो हो गई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। अब मुझे ये बताइए कि ये हेडिंग यहाँ पहुंची और ये डिवीजन वैसे का ही वैसा रहा, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया हमने, कन्वेंशन देखा आपने, मैंने मतलब डिवीजन किस तरीके से बनाया। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो मेरा पेरेंट टू था, हम इसकी बात करेंगे अभी खाली, हमने इसके अंदर हेडिंग को नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया, तो हेडिंग कहां पहुंच गई, खुद ही टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट पर पहुंच गई। फिर हमने एक और डिवीजन बनाया टेबल के लिए अलग से, ठीक है, और उसके अंदर हमने टेबल रख दी पूरी हमारी, ठीक है। और ये जो टेबल डिव था, हमने क्या किया कि पेरेंट टू पर ये सीएसएस जो हमारी पहले लिखी हुई थी फ्लैक्स वाली, उसको ना यूज करके हमने पेरेंट को तो नॉर्मल एक डिव रहने दिया विद बॉर्डर, और हमने टेबल डिव के जो डिवीजन हमने सेपरेटली बनाया उस पर ये सीएसएस लगा दी, सारी की सारी हमारी डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई सेंटर एंड ऑल सारी चीजें वो हमने यहां लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन जिस तरीके से हमें चाहिए था वैसे बन गया। अब इसके अलावा और क्या क्या डिटेल्स होती हैं बताइए, किसको सेंटर में लाना है बताइए। पर्सनल डिटेल्स को हम इसलिए इसको सेंटर में नहीं लाते क्योंकि पर्सनल डिटेल खुद भी जो है वो लेफ्ट अलाइंड ही है। अगर आप देखो तो कि उसका डिवीजन अलग है, वो इमेज के डिवीजन से अलग कर दिया हुआ है, लेकिन है वो लेफ्ट साइड पर ही, वो सेंटर पर नहीं है। ये हमारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, वो टेबल को हम बीच में ले आए हैं, वो अलग बात है। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए। अब टेबल के अंदर मैं क्या करता हूं कि टेबल जो है थोड़ी सी उसके साथ में दिखने लगे, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल हेडर बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम बढ़ा देता हूं, दैट विल बी योर डिवीजन, ग्रेड कह लो आप। ठीक है, और ग्रेड ऐड कर देता हूं मैं सब में। ठीक है, और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, बल्कि 80% ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि मतलब बीच में से, मतलब जो हम चाह रहे थे फॉर्मेटिंग वो सही है, हम लेफ्ट से ही चाहते हैं एक्चुअल में हेडिंग को। हमारे जो सेक्शन की हेडिंग है उसे कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, स्किल सेट्स होंगे, स्किल सेट्स होंगे ना आपके, स्किल सेट्स बनाओगे आप। स्किल सेट्स को हम किसके थ्रू बनाएंगे, क्या लगता है? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. कल हमने सीखी क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसको यूज में लाते हैं, उसको करके देखते हैं। ठीक है, तो अगेन ये हमारा डिव हमने क्लोज कर दिया, हमने जो हमारा पेरेंट वन था उसको क्लोज कर दिया। हम एक और सेक्शन बनाने जा रहे हैं, दैट विल बी योर पेरेंट 3। तो आप लोगों ने मुझे किसी ने भी ये बात नहीं रोका कि सर ये आप जो है बार बार क्लास पेरेंट की अलग अलग क्यों बनाते जा रहे हो, ये तो सेम कोड यूज कर रहे हो ना। तो क्या सेम कोड यूज कर रहा हूं मैं सब में? देखिए, पेरेंट वन में मैंने उसको फ्लेक्स टाइप लिया था, पेरेंट टू में सेम सीएसएस नहीं है। अगर सेम सीएसएस होती तो मैं क्लास सेपरेटली बनाता ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें पेरेंट 3 की जरूरत पड़ रही है, पेरेंट 3 की जरूरत पड़ रही है, तो हम सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे, हम चाहे तो ये क्लास भी रीयूज कर सकते हैं, पेरेंट 2 वाली जो क्लास है हमारी, हम उसको रीयूज कर सकते हैं क्योंकि हमें सिमिलर सीएसएस चाहिए। लेकिन आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट के तौर पे हम ले रहे हैं, तो हम इसको पेरेंट 3 ही रहने देते हैं और उसमें सेम सीएसएस कॉपी कर लेते हैं। सही कन्वेंशन ये है कि आप क्लास ग्रुपिंग करो और क्लास ग्रुपिंग के थ्रू ही इसको अटेन करो। पेरेंट 3 हो गया, अब पेरेंट 3 के अंदर हमारा क्या जाना है, सबसे पहले तो हेडिंग, तो हम हेडिंग ले आते हैं अपनी। हेडिंग के साथ हेडिंग कौन से होंगे यहां पर, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स हो गए। अब हम अपना यूएल जो हमने बनाया था, यूएल हमने किस फाइल के अंदर बनाया हुआ है, फर्स्ट टेस्ट एचटीएमएल में। यहां पर ये हमने यूएल, हम यूएल से ज्यादा बेटर रहेगा या फिर ओएल से, क्या लगता है आपको? यूएल,
यूएल क्यों रहेगा? नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट क्यों नहीं रहेगा? मुझे इसका रीजन दीजिए। हाँ, एग्जैक्टली ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जो स्टेप बता रही है आपको। स्टेप वाली लिस्ट जो होती है उसके लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट लेते हो, आपको ऑर्डरिंग डिफाइन करनी होती है। ये क्या है? एक रैंडम लिस्ट है। ठीक है, रैंडम लिस्ट के लिए हम क्या लेंगे? यूएल। तो हम अपना यूएल ले आते हैं यहां पर। यूएल, अब हमने यहां पर यूएल लिख दिया है। अब इसके अंदर हमें स्किल सेट लिखने हैं अपने, जो भी हमारे स्किल सेट हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको? हमें उसके लिए भी वही, आपको क्या लिखना है? स्किल, हर स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है कि कितनी आपकी उसमें प्रोफिशिएंसी कितनी है। ये स्किल सेट है, अगर जैसे सपोज दैट यू आप एक जावा प्रोग्रामर हैं, तो आपको जावा आती है, आपके स्किल सेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाएगी जावा। ठीक है, आपको उसको बताना है कि कितनी अच्छी तरीके से आती है, या तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, या फिर प्रोफिशिएंसी दैट विल बी गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, या फिर आप ऐसे समझो बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड, कौन सी आती है आपको? ठीक है जी, ये चीज बताना जरूरी होती है। आप जब भी अपना सीवी बनाते हैं, आप मेंशन करते हैं कि ये स्किल सेट है आपके पास। ठीक है, मुझे पाइथन आती है, पाइथन में मैं कितना अच्छा हूं, किस लेवल। अगर मुझे कोई भी इंटरव्यूअर पूछेगा मुझसे कि आपको पाइथन आती है, तो वो वहीं देखकर समझ जाएगा कि इसको किस लेवल का पाइथन आता है, मुझे कहां तक सवाल पूछने। सपोज दैट आपने लिख दिया पाइथन, उसको नहीं आइडिया, उसने एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जब कि आपको नहीं आता था, आप एक एज अ फ्रेशर जा रहे थे वहां पर, वो तो आपको ये समझा ना कि आपने एडवांस इसको पढ़ा हुआ है, आपने काम किया हुआ है इस पर, तो वो क्या करेगा? आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो इसलिए प्रोफिशिएंसी भी देना, एक लेवल देना क्या होता है, उसको बताना जरूरी होता है, इसलिए सीवी में दिया जाता है। कि तो खैर आपके इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स हो गए थोड़े से। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर। यहां पर आप क्या लिखेंगे? बोल्ड में तो आप लिखेंगे जो भी स्किल सेट है आपका। देखिए एल आई, हमने यूएल लगा दिया यहां पर, यूएल के अंदर एल आईज आ गए हमारे। एल आईज जो लिस्ट आइटम्स हैं उसमें हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारे स्किल सेट है उसका नाम लिखा, जैसे जावा, सपोज दैट। ठीक है, इसको पैराग्राफ में ले लिया हमने। और इसके सामने हमने थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल लिखी। एडवांस्ड, कि मुझे जावा एडवांस आती है। यहां पर ही हमने लिखा पाइथन, पाइथन आती है इंटरमीडिएट, नहीं आती इतनी एडवांस। तीसरा मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, जो कि मुझे आती है एडवांस। ये मैंने बना दी अपनी यूएल लिस्ट पूरी, जो मेरे स्किल सेट की लिस्ट थी। अब मैं देखता हूं यहां पर ये लिस्ट आ गई, स्किल्स की लिस्ट बन गई मेरी। ठीक है, स्किल्स की लिस्ट देखिए, हम अभी तक क्या करा है, हमने कोई भी एडवांस चीज यूज करी है यहां पर? क्या हमने कोई भी एडवांस चीज यूज करी? हमने सीधे सीधे हमने क्या करा कि जो हमारे HTML टैग्स थे उन्हीं को ही लिखते चले गए, और उसी से ही हमारा एक वेल डिफाइंड सीवी बन रहा है ना। कोई हम ऐसी खास प्रॉपर्टी CSS की लिख रहे हैं जो बहुत एडवांस लेवल है? अभी तो CSS एडवांस पर हम पहुंचे ही नहीं है। अभी हमने इसमें
CSS मीडिया क्वेरीज पर नहीं गए जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती है। हमने CSS की अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस, तो हमने इनहेरिटेंस को सही से नहीं देखा अभी, ठीक है। स्यूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं उनको नहीं देखा अभी हमने। तो अभी हम बेसिक CSS की से ही कर रहे हैं चीजों को। तो ये हमारा वेब पे, ये हमारा CV इतना तैयार हो चुका है, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? वर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या लिखोगे? कितने टाइम प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है। हम हाँ इसी तरीके से लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सबसे पहले कि इस कंपनी में काम किया हमने। हम एक अब लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में कि हमने सबसे पहली रीसेंट एक्सपीरियंस क्या है हमारा, हमने इस कंपनी में काम किया, उसकी डिटेल, उसकी फर्दर डिटेल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दूसरी कंपनी में हमने काम किया, उसकी फर्दर डिटेल। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डिटेलिंग भी देनी है साथ में। तो ये काम कैसे होगा, इसकी अप्रोच क्या रहेगी, चलिए ये हम देखते हैं। फिर हम अभी के लिए हमारा हो गया है ब्रेक का टाइम, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्टेड करना है प्लस उस पर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे।